Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम चर्चा करने वाले हैं हिमालयन रीजन के बारे में, जहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं और इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से किस तरीके की इश्यूज यहां पर फेस किए जा रहे हैं. बेसिकली इट इज़ एन ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल, तो हम इसको समझेंगे पूरी डिटेल में. साथ ही हम बात कर रहे हैं गैबॉन में फिर से कूप हुआ है. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इम्प्लीकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स. साथ ही हम देखेंगे कि म्यांमार को अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो आसियान को लीड करेगा 2026 में. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़. नेक्स्ट हम बात करेंगे माया ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में. एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट को लेकर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़. देखिए, जब भी हम हिली रीजन्स की बात करते हैं, स्पेशली आप नॉर्थ रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर लगातार कोई ना कोई नेचुरल कैलेमिटी आपको देखने के लिए मिलती है. जब नेचुरल कैलेमिटीज़ की आप बात करेंगे तो इसका एक मुख्य कारण एक तो इनकी लोकेशन और दूसरा मैन मेड डिज़ास्टर भी है. अभी रिसेंटली एक जजमेंट में अपने जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यहाँ पर करनी ज़रूरी है कि किस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप हिमालय में कर सकते हैं. क्योंकि देखिए, जो डेवलपमेंट आप प्लेन रीजन्स पे कर रहे हैं, वही सेम डेवलपमेंट आप हिमालयन रीजन में नहीं कर सकते. कारण आपको पता है क्यों? सेस्मिक जोन में इसका बैठना. दूसरा, हिली रीजन अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है फॉर दी लैंडस्लाइड एंड दी अदर डिफरेंट इशूज़. इसको रिस्पॉन्स करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि वो एक 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी यहाँ पर क्रिएट करेगी, जिसका काम होगा इस पूरे इशू को देखना कि किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और इसके लिए क्या हमें चेक एंड बैलेंस रखने की आवश्यक है. अब देखिए, एक जो कैरिंग कैपेसिटी है, आपको समझना होगा, जो हिमालयन क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी है, इट इज़ डिफरेंट. कारण एक तो यहाँ पर पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगी, आपको बायोलॉजी भी यहाँ की डिफर है, ठीक है. दूसरा, इकोसिस्टम यहाँ का अलग है. साथ ही यहाँ का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी आपको अलग देखने मिलेगा. दैट मीन्स अगर आप ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो जो पूरा हिमालयन टेरेन है और जो प्लेन रीजन है, इसमें एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल चेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगा. अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रख लें तो देखिए, 2013 का डिवास्टेटेड फ्लड जो कंडीशन हुई थी, और अभी आपको पता है जोशीमठ की कंडीशन जो कि बिल्कुल रिसेंटली है. इन सभी में एक चीज़ नोटिस की गई, विच इज़ दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्योंकि हमें यहाँ पर भाई सदा नीरा मिलती हैं, ऐसी नदियाँ मिल जाती हैं जिसमें लगातार हिमालयन रिवर्स, जिनमें लगातार पानी है, रिजल्ट इनटू हम बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हिमालयन टेरेंस में लगा देते हैं. ऐसे में 2013 का उत्तराखंड का कंडीशन और अभी रिसेंटली हुआ जोशीमठ का इंसिडेंट कहीं ना कहीं ये बारे में सजेशन देता है कि हमें क्या आवश्यकता है, हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को रिकंसीडर करने की आवश्यकता है. ऐसे में बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए गए थे कि रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, माउंटेनियस रीजन्स को अननेसेसरी छेड़ा ना जाए, साथ ही जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उन्हें भी हमें प्रिवेंट करने की आवश्यकता है, ताकि जितनी ये हमारी प्रोन टोपोग्राफी है हिमालयन रीजन की, वो डिस्टर्ब ना हो. 2013 के केस से हमने सीख नहीं ली और उसी का रिजल्ट था, आप देखेंगे, दोबारा से जोशीमठ में हुआ इंसिडेंट. ओके. अब देखिए, चूंकि आर्टिकल आपका ओपिनियन बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक सजेशन भी दिया है. सजेशन क्या दिया है कि देखिए, दो तरीके से आप ये पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं. या तो आप सस्टेनेबल, दो पॉसिबल अप्रोचेस हैं. या तो स्टेट यहाँ पर हायर कॉस्ट बेयर करें ऑफ बिल्डिंग सस्टेनेबल और यहाँ पर रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए काम करें, चाहे रेसिडेंट की बात करें या आसपास के एरिया की बात करें, या फिर एक नो गो जोन यहाँ पर क्रिएट कर दें. हालांकि जो सेकंड ओपिनियन है, ये पॉलिटिकली इंटरफेरेंस के कारण हमें पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है. ओके. सो यहाँ पर आपको समझना होगा हिमालयन रीजन के बारे में. चलिए, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहती हूँ, आप इसको देखेंगे और इसके साथ ही हम समझेंगे हिमालयन रीजन के बारे में. देखिए, जब भी आप हिमालयाज़ की बात करते हैं तो हम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: द अपर लोअर, द अपर हिमालयाज, द मिडिल हिमालयाज एंड द लोअर हिमालयाज. हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ टू साउथ, इसी को हम अपर, मिडिल और लोअर बोल देते हैं. एक और लेयर आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है जिसे आप ट्रांस हिमालय की लेयर बोल देते हैं, जिसमें आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर,
ये 3 जगह देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए, इन सभी की अपनी एक यूनिक फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। सो बेसिकली काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये जो कैलाश रेंज आपको दिखाई दे रही है, इसे हम यूजुअली ट्रांस हिमालय का पार्ट मानते हैं। यहाँ सेकंड जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, ये ग्रेट हिमालयाज का पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, देन मिडिल हिमालयाज और लास्ट में आपको देखने मिलेंगे शिवालिक्स। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अपर हिमालयाज की या ट्रांस हिमालयाज की, जहाँ पर मैंने टी लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपको 6000 मीटर का एक एलिवेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, अब वहीं हम बात करें तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आपको देखने मिलेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर की बात कर लीजिए, जो कि गंगा नदी का सोर्स है, चाहे आप सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लीजिए, वो भी इसी क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो सियाचिन आपको पता है, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन, इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड हियर। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात कर लें तो अपर हिमालयाज में एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है, स्नो कवर आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही हाई एल्टीट्यूड की वजह से आपको यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन आइबेक्स या तिब्बतन वुल्व्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर लेस पॉपुलेटेड एरिया आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लद्दाख और तिब्बत के सिचुएटेड होने की वजह से आपको बुद्धिज़्म का फैलाव इस क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया के जो मेजर टाउन है, दो अपर हिमालयन रीजन्स, लेह लद्दाख, वो आपको यहीं का पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिडिल हिमालयाज के बारे में, सो मिडिल हिमालयाज लगभग आपको साउथ ऑफ द अपर हिमालयाज में देखने के लिए मिल जाएंगे। इनके एलिवेशन की बात करें तो देखिए 1500 से लगभग 4000 मीटर का एलिवेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सारे वैलीज़ हैं, क्योंकि ये देखिए सेंटर में लोकेशन है ना, रिजल्ट इनटू वैलीज़ बनी हुई हैं, टेरेंस बने हुए हैं, प्लेट्यूज भी यहाँ पर है, इसकी वजह से रहने के लिए कंडीशन ठीक है। ऐसे में आपको सारे हिल स्टेशन जैसे शिमला मनाली मसूरी भी आपको इसी रेंज में देखने के लिए मिलेंगे। मॉडरेट टेम्परेचर ठंडा देखने तो मिलेगा, लेकिन अपर हिमालय से थोड़ा सा कम ठंडा। डिस्टिंक्ट सीजनल वेराइटीज़ भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। प्लीजेंट समर होती है, कोल्ड विंटर होता है, स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाएगा। टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। वाइल्ड लाइफ की बात करें आपको तो थार, रेड पांडा जैसी स्पीशीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। कल्चरल सिग्निफिकेंस से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। कल्चर और हेरिटेज यहाँ का बहुत अच्छा है, टूरिज़्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लास्टली अगर हम बात करें शिवालिक्स हिल्स की, तो देखिए सबसे लोअर हिमालयाज ये हैं, इन्हीं को हम शिवालिक बोलते हैं। जो हार्डली वेरिएशन है वो आपको 600 से 1500 मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। लैंडफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ ये फुट हिल्स में सिचुएटेड है, लो लाइंग माउंटेन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और एक तरीके से ये ट्रांजिशन क्रिएट कर देता है बिटवीन हिमालयाज एंड दी इंडो गैंगेटिक प्लेन, क्योंकि इसके बाद आपको देखने मिल जाएगा गंगा का मैदान। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो लगभग सब ट्रॉपिकल कंडीशन आपको देखने मिलेंगी। हॉट समर्स होंगे, माइल्ड विंटर्स देखने मिलेंगी, एक अच्छा खासा रेनफॉल भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। कल्चरल सिग्निफिकेंस अगेन इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट, चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। हम बात करेंगे गैबॉन की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लगातार आप देखिए बहुत सारे ट्रबल्स को फेस कर रहा है, कोई ना कोई इंसिडेंट यहाँ पर लगातार होता है। मिलिट्री कूप्स रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो पूरा जियोपॉलिटिक्स जो डायनेमिक हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, वो गड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आपको देखने मिल रही है, डेमोक्रेसी को एक खतरा देखने के लिए मिल रहा है, और मिलिट्री कूप आपको लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी आप अगर देखेंगे तो इस तरीके के जो कूप्स है नाइजर, गैबॉन, सूडान, माले, बुर्किना फासो, गुयना में भी सारी जगह पर हो चुकी हैं। अब देखिए नाइजर में यहाँ पर जो नाइजर कूप और जो वेस्टर्न अल्टीमेटम है, हमें उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना होगा। जुलाई में नाइजर ने एक मिलिट्री कूप यहाँ पर देखा था, जो कि एक प्रो वेस्टर्न रिजाइम और जो प्रेसिडेंट मोहम्मद बैजोम थे, उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रिस्पॉन्स में जो रीजनल पावर थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, दे इशूड एन अल्टीमेटम कि भाई डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए नाइजर में, लेकिन जो कूप लीडर थे उन्होंने इस अल्टीमेटम को सरे से निकाल दिया। अब ये पहली घटना नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल कूप्स होना शुरू हो गए। आप अफ्रीका में देखेंगे, आप सूडान में देख लीजिए, आप माली में देख लीजिए,
आप बुर्किना फासो देखिए, गोयना देखिए, लगातार आपको एक क्विक सक्सेशन के लिए कूप दिखाई दे रहा है। सारे केसेस में मिलिट्री ने यहाँ पावर को सीज कर लिया है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने मिल रहा है ऑन द सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब गैबॉन के कूप और पॉलिटिकल ट्रांजिशन की बात करें तो देखिए, गैबॉन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, एक रिसोर्स है, रिच कंट्री है, ओपेक का मेंबर भी है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड में, उसको भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। अब देखिए, रिचेस्ट कंट्री हो जाती है अफ्रीका की जब हम पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं। लगभग यहाँ पर 1/3 ऑफ इट्स 2.4 मिलियन पीपल जो हैं वो आपको यहाँ पर पुवर्टी में देखने मिलेंगे, और 40% जो कि 15 से 24 सालों में आप देखने मिलेंगे एक अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने मिलेगा एज पर दी वर्ल्ड बैंक। लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अली बोंगो, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम आपको मिल जाएगा अली बोंगो। अब अली बोंगो इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया, ही टास्क विद द प्रोटेक्टिंग प्रेसिडेंट अली बोंगो एंड दे टुक कंट्रोल आफ्टर अ डिस्प्यूट इलेक्शन। अली बोंगो यहाँ पर दे ही रिजाइन्स फेस्ड प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड डिमांडेड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। Now what is happening? Despite its wealth, there is highly poverty, हायर अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे में लोगों के अंदर एक टेंशन आ गया, एक डिस्ट्रेस आ गया विद देयर ओन गवर्नमेंट, और यहीं से आपको एक चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स देखने के लिए मिल जाएंगी। ये जो कूप्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंस हो जाते हैं क्योंकि अफ्रीका की जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को लेकर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि they were former French colonies, but there is evidence of diversification in their international alliance also. For example अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको रशियन इन्फ्लुएंस, माली एंड बुर्किना फासो, यहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस एक्सपांड होता हुआ नजर आएगा आपको। वहीं चाइना का एक ग्रोइंग रोल। गैबॉन में आप देखेंगे तो गैबॉन रिप्लेस्ड फ्रांस विद चाइना एज इट्स प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर, जो कि एक इंडिकेशन है कि इकोनॉमिक अलाइंसेस बदल रहे हैं। ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन है, एंड दे कॉल फॉर द रिटर्न ऑफ मिलिट्री पिस्टर्स टू द बैरक दैट हैव बीन लार्जली इनफेक्टिव, which suggests that a shift away from traditional Western influence. That means maximum countries in the world now they are shifting from the Western world. अब कोई नहीं देखना चाह रहा वेस्टर्न की साइड, नाउ दे आर शिफ्टिंग, इवॉल्व हो रहा है, और ऐसे में एक रीशेपिंग आपको देखने मिलेगी अफ्रीका में अलाइंसेस की। चलिए बात करते हैं गैबॉन के बारे में। तो गैबॉन एक वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में आपको एक कंट्री देखने के लिए मिल जाएगी। इक्वेटर के पास है, अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज से ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, चाहे आप इक्वेटोरियल ग्वेना की बात कर लें, कैमरून की बात कर लें, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात कर लें, या साउथ ओमे प्रिंसिप की भी बात कर लें। इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोकेशन के ऊपर रहें? देखिए, जो लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो याद रखिए, गैबॉन की जब आप बात कर रहे हैं आपको याद है भाई अफ्रीका में है, बट अफ्रीका में भी कहाँ है, टू दी प्रिसाइज आपको पता होना चाहिए, इन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। बात करें अगर हम कैपिटल सिटी की, तो जो कैपिटल सिटी है गैबॉन की, इट इज़ लिब्रेविले, ठीक है, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी बन जाती है। लिब्रेविले की बात करेंगे तो ये आपको कोस्टल सिचुएशन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो गैबॉन की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, जो कि अपने आप में इसके ऊपर एक कॉलोनी, क्योंकि ये फ्रेंच की कॉलोनी रही है, और उसका एक बहुत बड़ा छाप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो गैबॉन अपने डाइवर्स ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से जाना जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रेन फॉरेस्ट, सवाना और कोस्टल एरिया की सारी फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी। कंट्री की बात करें तो यहाँ पर कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि 90% इसका पूरा जो क्षेत्र है वो लैंड कवर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला ये ओपेक का मेंबर है, दैट मीन्स ऑयल तो यहाँ मिलना है, मैग्नीज यहाँ पर मिल रहा है, टिम्बर यहाँ पर मिल रहा है, और ऑयल अकेला इस कंट्री का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। गैबोन के अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो देखिए उन्होंने फ्रांस से 16 अगस्त 1960 को इंडिपेंडेंस लिया, और तब से आज तक पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और चेंजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि कंट्री में यहाँ पर रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट आपको देखने मिलेंगे, जिनके बोंगो के बारे में हमने डिस्कस किया, उनकी फैमिली यहाँ पर एक लंबे टाइम पीरियड से लगातार रूल करती हुई आ रही है। तो इतना ही है इस आर्टिकल के बारे में, आपको लिमिटेड चीज़ें ही जाननी होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स की होने वाली मीटिंग को। देखिए सबसे पहले एक रिवीजन टाइप से कर लेते हैं। 15th ब्रिक्स समिट जो कि जॉनसनबर्ग में यहाँ पर चल रही है, इसने अनाउंस कर दिया है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, 6 नए मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे। कौन से ये 6 नए मेंबर हैं, आपको अब तो कई बार एग्जाम में इस पे से सवाल देखने मिलेंगे, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं लाना है, बिल्कुल सवाल को गलत नहीं करना है। तो ये कौन कौन से जगह हैं, आपको ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, यूथोपिया और अर्जेंटीना 6 नए मेंबर देखने के लिए मिलेंगे। ये जो एक्सपांशन है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक इम्पॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है ब्रिक्स नेशन का, ग्रुपिंग का। क्योंकि आप देखिए जब आप ब्रिक्स की बात कर रहे हो तो वो अलोन स्टैंड कर रहा है किसके ऊपर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अब ऐसे में यहाँ पर 6 नए मेंबर्स का आना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और अर्जेंटीना, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूव है। ये जो सबसे बड़ा मूव है ये कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न डोमिनेंट वर्ल्ड है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर को चलाने की कोशिश करता है वेस्टर्न वर्ल्ड, उसके लिए देखिए एक बहुत बड़ा टेंशन है। कारण क्यों, क्योंकि ब्रिक्स के जो नेशन अब यहाँ पर आ चुके हैं, ब्रिक्स प्लस जो आपको 6 न्यू मेंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ये यहाँ पर एक ग्लोबल सिस्टम को, इंटरनेशनल ऑर्डर को ना केवल प्रमोट कर सकते हैं बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको यहाँ पर कंट्रोल करते हुए भी नज़र आएंगे। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए 2009 से ये लगातार यहाँ पर मिलता रहा है और बहुत सारे डिसीजंस भी लेता है। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट मूव था विच इज़ दी एनडीबी। ब्रिक्स ने आपको पता है एक सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया था जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ताकि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनको डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस दिया जा सके, एक रिजर्व यहाँ पर क्रिएट किया जा सके, ताकि कोई भी जो कंट्री है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रेशर से ना जूझे। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो क्रिटिक्स हैं ऑफ वेस्टर्न डोमिनेंस इंस्टीट्यूशन का, हमें वो समझना है। देखिए ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं ये एक कहीं ना कहीं इन सब के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन है। कारण क्यों, देखिए ब्रिक्स के मेंबर्स क्या एक चीज़ मानना है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है आज की डेट में, चाहे आप आईएमएफ की बात कर लीजिए, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की बात कर लीजिए, या डिफरेंट बॉडीज़, यूएन, डब्ल्यूटीओ, इन सभी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेस्टर्न डोमिनेंस देखने मिलता है। और ये सारी के सारे इंस्टीट्यूशन जो साउथ ईस्ट रीजन्स हैं या जो ब्रिक्स मेंबर है इनको बहुत इम्पॉर्टेंस नहीं देते। रिजल्ट, ऐसे में ज़रूरत थी कि जो ये कंट्रीज़ हैं ये एक साथ आए और एक कोलैबोरेशन यहाँ पर क्रिएट करें, सो दैट यूनिफाइड वे में इनकी आवाज़ बाकी तक पहुँचे। रिजल्ट, अब जोहान्सनबर्ग का जो डिक्लेरेशन है इसने एक रीअफर्म कर दिया है कि भाई ब्रिक्स नेशंस ना केवल अपने डिसीजंस के लिए कमिटेड है बट वो इसको लगातार ग्रोथ को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए जो इन नए मेंबर्स का इंक्लूजन होगा, अब ब्रिक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, देखिए अपने आप में बहुत अमेजिंग डेटा हो जाएगा ये। आई वांट कि आप यहाँ पर इसको मेरे साथ रीड करें। ब्रिक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल जीडीपी का 37%। ओके, इन पीपीपी टर्म्स, जो कि सप्रेस कर देगा G7 के जीडीपी शेयर को, जो कि केवल और केवल आपको देखने मिलता है 30.7%। ब्रिक अकाउंट कर रहा है 23% ग्लोबल एक्सपोर्ट को और 19% ग्लोबल इंपोर्ट आपको देखने मिल रहा है। वहीं एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इट इज़ ट्रिमेंडस। आप देखेंगे ऑयल आउटपुट को देखेंगे तो इट इज़ अलोन 42% इन दी ब्रिक्स मेंबर।
ऐसे में आप देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है ब्रिक्स की ज़रूरत। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए जीडीपी शेयर की बात कर लेते हैं एक्सपांशन के पहले, मतलब 2022 तक क्या कंडीशन थी। देखिए जो ओरिजिनल 6 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, वो लगभग 25.77% आपको ग्लोबल जीडीपी यहाँ पर प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे एज पर दी वर्ल्ड बैंक। अब ये जो 6 कंट्रीज़ यहाँ पर कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोस्ट एक्सपांशन क्या होगा, देखिए जैसे ही छः नई इकोनॉमीज़ को यहाँ पर लाया गया है, अब ब्रिक यहाँ पर कंप्राइज कर रहा है ऐसी 5 कंट्रीज़ को जिनकी जीडीपी ट्रिलियंस डॉलर मार्क को भी एक्सपैंड कर चुकी है। ऐसे में ब्रिक्स की ग्रुपिंग अपने आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दिस एक्सपेंशन नाउ ब्रिक्स इज कॉन्स्टिट्यूटिंग 29% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, जो कि इसका एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेज में बढ़ा देता है। दूसरा अगर हम बात कर लें ऑयल प्रोडक्शन को लेके, तो आप समझिए इस एक्सपांशन के पहले जब तक ब्रिक्स केवल ब्रिक्स था, ये कलेक्टिवली केवल और केवल 20.4%, यहाँ पर ये 20.4%, ठीक है, ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में पार्ट कर रहा था। लेकिन एक्सपांशन के बाद आप देखेंगे तो ये बढ़कर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 43%, विच इज़ एक ट्रेमेंडस इन नंबर। ये इंडिकेट कर रहा है कि नाउ ब्रिक्स एंड प्लस एक्सपांडेड कंट्रीज़ का अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस होने वाला है ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब नए ब्रिक्स के मेंबर में आपको देखने मिल गया है सऊदी अरेबिया, यूएई, जो कि अपने आप में एक इमर्जिंग और लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन जाता है, जिसमें डेली ऑयल प्रोडक्शन अगर आप अकेले बात कर लें तो इट इज़ 12,136 बैरल्स अलोन। अब देखिए जो स्ट्रैटेजिक वैल्यू अगर हम समझें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न एशियन मेंबर्स ऑलरेडी दे टाइड टू ब्रिक्स नेशन थ्रू एनर्जी ट्रेड। इजिप्ट, इथोपिया की अगर आप बात कर लें तो नाउ दे आर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं लैटिन अमेरिकन इकोनॉमी अर्जेंटीना भी अब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ब्रिक्स के अचीवमेंट की बात करें तो देखिए ब्रिक्स ना टॉक शॉप पे काम करता है विद नो शेयर्ड विजन, बट द एनुअल डिक्लेरेशन डेमोन्स्ट्रेट्स देयर कॉन्सेंसस अमंग द मेंबर। जॉनसनबर्ग डिक्लेरेशन ने कहीं ना कहीं एम्फेसाइज कर दिया कि एक इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन आपको देखने मिलेगा, जो कि डेवलपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जो नए मेंबर्स आए हैं स्पेशली वेस्ट एशियन मेंबर्स, यहाँ पर वो ब्रिक्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को चेंज कर देंगे। सऊदी और यूएई के आना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऑयल प्रोडक्शन में और ग्लोबल जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके, एक डायग्राम आपको दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नए और पुराने मेंबर्स कौन से हैं। जितनी भी आपको डार्क ब्लू कलर से मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दीज आर दी फाउंडिंग मेंबर्स। जैसे ब्राज़ील आपको दिखाई दे रहा है, साउथ अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है, रशिया, चाइना और इंडिया। ओके, वहीं जो नए मेंबर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और जो प्रोस्पेक्टिव मेंबर हैं अल्जीरिया और कॉन्गो, इंडोनेशिया, वो भी आपको मैप पे क्लियर हो रहे होंगे। ओके, सो नाउ इट इज़ नॉट अलोन द ब्रिक्स बट इट इज़ अ ब्रिक्स प्लस मेंबर्स। मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है कि म्यांमार को अलाउ नहीं किया जाने वाला कि वो आसियान को लीड करे 2026 में। चलिए डिटेल में समझते हैं कि आखिर घटना क्या घटी है। देखिए साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स दे हैव डिसाइडेड कि म्यांमार यहाँ पर एक जो लीडरशिप रोटेट होती है आसियान की रीजनल ब्लॉक की, जो कि 2026 में शेड्यूल है, वो यहाँ पर इसे नहीं करेगा। ये हुआ क्यों है? देखिए ये जो डिसीजन है ये आया है एज अ ब्लो टू म्यांमार्स रूलिंग जनरल हु इज फेस्ड इंटरनेशनल कंडेम्पशन फॉर द वायोलेशन सीजिंग पावर इन 2021। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो पीस और स्टेबिलिटी को लेकर इन्होंने जो काम किया था यहाँ पर, उसको बहुत कंडेम किया गया था 2021 में। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स यहाँ पर यूजुअली क्या कर रही थी, यूएस, इन्होंने कंडेम किया कि यार म्यांमार में जो आर्मी ने ओवरथ्रो कर दिया था आंग सान सू की को। ठीक है भाई, आंग सान सू की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये देखिए ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू जीत कर यहाँ पर आए थे।
राइट, 2021 में। सो दे हैव बीन डिमांडेड कि भाई तत्काल प्रभाव से पहले तो क्या करो, जो सूक्यू आपने इनको प्रिजनर बना के रख लिया उन्हें रिलीज़ करो, और जितने दूसरे ऑफिशियल हैं जिनको आपने डिटेन करके रखा है उन्हें रिलीज़ करो। ठीक है, ये तो गलत चीज़ है। मतलब एक ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रही है वो आसियान को कैसे लीड कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए, एक अब सवाल आ जाएगा कि भाई अगर म्यांमार नहीं लीड करने वाला है तो कौन चेयर करेगा। सो आपके पास पिक्चर में आ जाएंगे फिलीपींस। देखिए फिलीपींस रेडी हो गया है कि वो चेयरमैनशिप ले लेगा आसियान की 2026 की, और इसी अनाउंसमेंट के साथ आसियान की समिट फाइनली डिसाइड हो गई है कि होस्टेड बाय इंडोनेशिया। ये डिसीजन यहाँ पर एक चेयरमैनशिप दे देगा फिलीपींस को इंस्टेड ऑफ म्यांमार। was not explicitly explained, but it is believed that to be related to the ongoing civil strife in the Myanmar is the only reason. Okay, हालांकि there are other concern about undermining relation with the countries like US and the European Union due to their non-recognition of Myanmar's military-led government. अब ये केवल एक रीज़न नहीं है। देखिए इसके अलावा जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो एक सबसे बड़ा यहाँ पर रीज़न माना जाता है। देखिए म्यांमार में ये जो घटना घटी ना, इससे लगभग 4,000 से ज़्यादा सिविलियंस की आपको डेथ देखने मिलेगी। लगभग 24,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आर्मी ने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। ऐसे में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हैं वो कहीं ना कहीं पूरी कंट्री की एक अच्छी छवि नहीं क्रिएट करती हैं। चलिए बात कर लेते हैं आसियान के बारे में। तो इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 10 साउथ ईस्ट आसियान कंट्रीज़ एशियन कंट्रीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। कौन सी कंट्रीज़ हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, आप इनके नाम देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि भाई फाउंडेशन, तो देखिए आसियान का फाउंडेशन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। यहाँ पर आसियान डिक्लेरेशन, जिसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, चूँकि बैंकॉक में इसे साइन किया गया था थाईलैंड में 8 अगस्त 1967 को, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन को इनिशिएट किया गया था आसियान के फाउंडिंग फादर्स के द्वारा। कौन है वो, देखिए वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। एक ग्रेजुअल एक्सपांशन आपको देखने के लिए मिला, जिसमें आपको अलग अलग नेशंस लगातार इसको ज्वाइन करते हुए नज़र आएंगे। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में देखिए 23 जुलाई 1997 को इसको ज्वाइन किया था, और इस तरीके से आपको लगभग ये 10 मेंबर्स यहाँ पर आसियान के मेंबर्स देखने के लिए मिलेंगे, राइट। सो दिस यू कैन सी इन द इमेज। आई होप इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैप बेस्ड स्टडी करना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है। आगे बात करते हैं हम मैक्सिको की माया ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, देखिए मैक्सिको में एक माया ट्रेन प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एडमायर भी किया जा रहा है उसे, और क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन पड़ने वाला है एनवायरनमेंट के ऊपर। माया ट्रेन की बात करें तो एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि लगभग 1525 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। एम क्या है, देखिए यहाँ पर जो टूरिस्ट एरिया है कैरिबियन, जो कि एक हिस्टोरिक माया साइट से आपको पता है मायन सिविलाइजेशन है, और उसी को मैक्सिको में जो माया ट्रेन प्रोजेक्ट है वो इसी के लिए यहाँ पर बनाई जा रही है, ताकि टूरिज़्म को यहाँ पर लेकर आया जा सके। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट लेके आ रहा है, लगभग 20 बिलियन डॉलर की, जिसकी वजह से जो मैक्सिको है यहाँ पर लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं, जब मायन सिविलाइजेशन, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। तो देखिए माया ट्रेन प्रोजेक्ट यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेल रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी याकतान पेनिनसुला, ठीक है, याकतान पेनिनसुला, ये यहाँ पर एक जो रिच वाइल्ड लाइफ यहाँ की है, एंशियंट केव सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ इस क्षेत्र में रहती हैं। इसको ये क्या करने वाला है, ये जो मेगा प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म कर देगा। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और इंडिजीनियस ग्रुप का बोलना ये है कि एक इकोसाइड और एथनोसाइड है, दोनों में होगा क्या, एनवायरनमेंट तो ख़राब होगा, लेकिन साथ में जो इंडिजीनियस पीपल यहाँ पर रहते हैं उनको भी आप नुकसान पहुँचा सकते हैं। ओके,
सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है, तो मैक्सिको में इसको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इट इज़ नॉट राइट, लेट्स सी क्या होने वाला है। मैंने यहाँ पर दो शब्द बोले थे, इकोसाइड और एथनोसाइड, हम समझ लेते हैं उनके बारे में। देखिए, इकोसाइड एक रिस्पॉन्स है जो ग्रोइंग कंसर्न है अबाउट इकोसाइड, सम नेशंस आर कंसीडरिंग इकोसाइड लेजिस्लेशन। ओके, सो इकोसाइड को बेसिकली डिफाइन किया जाता है ऐसे एक्शन से जो नोइंगली कॉज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सीवियर और वाइड स्प्रेड लॉन्ग टर्म हार्म टू द एनवायरनमेंट। दैट मीन्स आपको पता है कि ऐसी हरकत की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, तभी भी आप उसे जानते बूझते हुए कर रहे हैं। वो शॉर्ट टर्म नुकसान नहीं है बट लंबे समय तक जाने वाला है, इसी को हम एक शब्द बोल देते हैं इकोसाइड। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे पोर्ट का एक्सपांशन, डिफॉरेस्टेशन, इलीगल सैंड माइनिंग, रिवर पॉल्यूशन, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजिस्ट आर्थर गैंसन, उनको क्रेडिट किया जाता है विद लिंकिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन टू द जेनोसाइड इन 1970s। इन्होंने अपने कंसर्न रेज किया था यूएस मिलिट्री का, जहाँ पर वो एजेंट ऑरेंज जो एक हर्बीसाइड है जिसका वियतनाम वॉर के समय यूज़ किया गया था उसको। वहीं अगर हम बात करें तो आगे चलकर इस तरीके की बहुत सारी कंडीशन हमें देखने मिली, जहां स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ओलोफ पाल्मे इन्होंने मेंशन किया इस टर्म को इन स्पीच दैट द यूनाइटेड नेशन इन 1972, और वार्निंग दी कि देखिए इसका एक इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ेगा जो कि अनचेक्ड है और आपको बाद में इसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अब देखिए इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी, जीनोसाइड, क्राइम, इन सभी को ट्रिगर कर सकता है, रिजल्ट इनटू। देखिए जो इकोसाइड है इसको क्राइम मान लिया गया। आज की डेट में आप देखेंगे तो 11 कंट्रीज यहाँ पर इकोसाइड को क्राइम मानती हैं। ये कंसीडर करती हैं कि यहाँ पर एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो एक क्रिमिनलाइज विलफुल एनवायरमेंटल डैमेज को हार्म करने के लिए, ह्यूमंस, एनिमल या इकोसिस्टम को हार्म करने के लिए एक प्रोटेक्शन और चेक ऑन बैलेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की बात करें तो वो कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं करता एनवायरनमेंट एंड इट्स एज एन एंड इन इटसेल्फ। इकोसाइड लॉ यहाँ पर एम करेंगे एक ऐसे गैप को फिलफिल करने के लिए जो एनवायरमेंटल हार्म को एक क्राइम बता सकेगा। ओके, चलिए इस इमेज को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा द मायन प्रोजेक्ट। तो आप याद रखेंगे कि ये क्या है और कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं सेबी लॉन्च करने वाला 1 आवर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो इम्प्लीमेंट कर देगा 1 आवर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। अब देखिए इम्पॉर्टेंस क्या है, अभी तक अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या कमोडिटीज़ में एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको लगभग 2 दिन का समय लग जाता था या 24 दिन का समय लग जाता था आपके ऑर्डर के कंप्लीट होने में। अब जो करंट सेटलमेंट साइकिल है इंडिया में उसको हम यूजुअली बोल देते हैं T+1, विच मीन्स ट्रेड रिलेटेड जितने भी सेटलमेंट हैं वो कंप्लीट होने में कितना समय लगाएंगे। टी मीन्स ट्रेड यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं 1, यानी 24 आवर्स का समय आपको देखने के लिए मिलेगा। जब भी आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया है उससे 1 दिन या फिर 24 घंटे आपको देखने के लिए मिलेगा। बेनिफिट क्या आते हैं, देखिए 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट सिग्निफाई करते हैं एक एक्सीलरेट या एक जो करंट T1 साइकिल है उसे। करंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं और जितना भी उनका अमाउंट है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है इन दी फॉलोइंग डे। हालांकि ये जो सेटलमेंट अमाउंट है वो इनके बैंक अकाउंट में आपको 24 घंटे बाद देखने के लिए मिलता है। ऐसे में सेबी एम कर रही है कि 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट को हमें करने की ज़रूरत है, जिसमें ये जो T+1 का समय यहाँ पर लग रहा है ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। चलिए तो बात करते हैं हमारे मेंस के क्वेश्चन के बारे में। आपको 2 सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं जिनके आंसर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। इसकी लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। यू कैन राइट डाउन योर आंसर्स, यू कैन जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट, दैट टू अ फ्री ऑफ कॉस्ट।
हम आपके आंसर्स को चेक करेंगे, असेस करेंगे और देखेंगे आपके आंसर्स को कितना और इम्प्रूव होने की आवश्यकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।